हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोरियन पेनिनसुला और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरियन पेनिनसुला में दो देश हैं अभी तो, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये कोरिया बहुत ही यूनिक है बाकी सब देशों से। जब हम कोरिया बोलते हैं तो यूजुअली हम लोग साउथ कोरिया की बात करते रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में स्थिति इतनी पेचीदा है कि यूजुअली हम उसका नाम नहीं लेते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने उनके ऊपर जो थोपा उसके परिणाम स्वरूप कोरिया दो भागों में बट गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ को सोवियत के कंट्रोल में रखा गया था, जबकि साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था। और यही कारण है कि दोनों कोरिया के बीच में काफी ज्यादा अंतर हो गया, इनकी संस्कृति में, इनके विकास में और इनके सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक स्ट्रक्चर में। जो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में संबंध है वो काफी अच्छे हैं, द्विपक्षीय हैं और 1973 से जो है लगातार हैं, जो कि अब जाकर और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। जहां तक द्वितीय विश्व युद्ध के पहले से ही 1910 से 1945 के बीच में जो कोरिया पर जापानी कब्जा था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार हुई तो याल्टा सम्मेलन में कोरिया पर 4 शक्तियों का ट्रस्टीशिप था और फिर यूएसएसआर ने कोरिया पर आक्रमण कर लिया और उत्तर पर नियंत्रण कर लिया, जबकि साउथ जो है वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के अधीन रहा। दोनों के बीच का जो डिवीजन है वो भी थोड़ा विवादास्पद है कि वो मैप पर 38 समानांतर उत्तर रेखा को मतलब डिवीजन मान लिया गया, और जो कि कहीं से भी ज्योग्राफिकल और कल्चरल या पॉलिटिकल बॉर्डर के रूप में मानना थोड़ा सा असंगत था। इस तरह से 1948 में जाकर कोरिया गणराज्य जो साउथ कोरिया है और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य जो उत्तर कोरिया है, इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद से दोनों देश जो है वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं और आपसी संबंध उनके काफी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जब 1950 में यूएसएसआर के सपोर्ट पर उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया पर, दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया, तो इसके जवाब में जो है अमेरिका ने जो है और यूनाइटेड नेशंस ने अमेरिका के नेतृत्व में जवाबी कार्रवाई की और फिर 1951 में जो है साउथ कोरिया को वापस उनका लैंड मिला। तब से जो है ये दोनों उसी समझौता अगर हम फॉलो कर रहे हैं। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया की उसमें बहुत अच्छी भूमिका रही। 1952 में भारत ने इस युद्ध को मतलब शांत करने और एक आपसी अच्छा संबंध बनाने के लिए प्रस्ताव रखा कि ये दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कैदी को वापस लौटा दें। और उसके बाद 1953 में इंडिया को स्पेशली सिलेक्ट किया गया कि वो दोनों के बीच में शांतिपूर्ण युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करवाएं। तब से भारत के रिश्ते दोनों कोरिया के साथ मिला जुला कर ठीक ठाक रहे हैं, हालांकि साउथ कोरिया के साथ ज्यादा अच्छे रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के साथ भी 47 सालों से ज्यादा हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। बाद में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कोरिया की वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई और चूंकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल खराब हो गई, तो कोविड के टाइम में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अलग थलग पा गया था। रूस और यूक्रेन का जो अभी सिचुएशन है, जो युद्ध का परिदृश्य है, उसमें इंडिया का कहना है कि ये युद्ध का युग नहीं है और रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के लिए कई बार इंडिया ने प्रस्ताव दिया है। जहाँ तक दक्षिण कोरिया का सवाल है तो ये काफी कल्चरली मजबूत है और विकास भी काफी ज्यादा है और भारत के साथ दक्षिण कोरिया के संबंध पिछले 50 सालों से अच्छे रहे हैं। जो इंडो पैसिफिक रणनीति है दक्षिण कोरिया की और जो डिफेंस से रिलेटेड समझौते हैं जो बायलैटरल हैं, इसके अलावा कोरिया भारत फॉरेन अफेयर्स जो है वो काफी अच्छे हैं। तो ये दोनों जो है भारत और दक्षिण कोरिया के एक मजबूत संबंध को दिखाते हैं। हालांकि बिजनेस में, अर्थव्यवस्था के तौर पे, इकोनॉमी में काफी ज्यादा लॉस है और ये घट रहा है। साउथ कोरिया चूंकि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था, तो इसकी विदेश नीति भी अमेरिका से काफी ज्यादा प्रभावित रहती है।
पिछले 2 दशक में इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन में एक अलग बदलाव आया जब इन्होंने ऐतिहासिक पक्ष रखा कि जो भारत की एक राजकुमारी थी, स्पेशली वो अयोध्या से थी और श्री राम का वंशज मानी जाती है वो भारत गई थी से कोरिया गई थी समुद्र के रास्ते और उसी के वंशज जो हैं वो साउथ कोरिया में राजवंश में हैं और ज़्यादातर अच्छी खासी पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन जो है वो उनके किम वंश से रिलेटेड है। तो इस हिस्टोरिकल पॉइंट को लेकर साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में जो रिश्ते थे उनको एक नया मोड़ मिला और उसके बाद से जो है ट्रेड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत। नॉर्थ के साथ रिश्ता सौहार्दपूर्ण था लेकिन हमेशा वो सीमित रहा। ये मुख्य रूप से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और छोटे स्केल पे जो है स्किल से रिलेटेड था। दोनों जो है भारत और साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर के पक्ष में नहीं है जबकि नॉर्थ कोरिया का इसके बारे में एक अलग एटीट्यूड और ये मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप में बदल गया। बाद में इकोनॉमिक पिलर्स भी इसमें इंक्लूड हुए जैसे सैमसंग है, हुंडई है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं ये साउथ कोरिया से हमारे यहाँ आए हैं और एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इवन फिल्म मार्केट जो स्पेशली पावर सॉफ्ट पावर कहा जाता है, फिल्म और टीवी सीरियल्स ये इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं और भारत में बनी हुई फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ के जो टीवी सोप ओपरास हैं उनको भी साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा मिलता है। कई एमओयू साइन हुए हैं इसके बारे में जो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज के बारे में है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरी दुनिया से अलग थलग होकर एक डिक्टेटरशिप में पड़ा हुआ है तो हमारे रिश्ते तो हैं लेकिन वो बिल्कुल मिनिमल लेवल पे है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो प्राइमरी फोकस है वो न्यूक्लियर टेस्ट पर है और इस मुद्दे पर जो है लगभग आधा विश्व जो है वो नॉर्थ कोरिया के अपोजिशन में खड़ा हो गया है। हिस्टोरिकल वार्मर की जगह अब इंडिया के साथ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ रहा है और इंडिया बहुत ही सावधानी के साथ इस पर नजर रख रहा है कि उनका क्या रिश्ता प्योंगयांग से होगा। इंडिया की राजनीतिक स्थिति जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती है लेकिन अभी भी ह्यूमैनिटेरियन प्रयास में मानवता से रिलेटेड प्रयास में भारत जो है अभी भी नॉर्थ कोरिया को भी समर्थन देता है और काफ़ी कुछ मदद भी देता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन है जिस पर इंडिया बहुत सावधानी से नज़र रख रहा है। पूरे इंडियन कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो समीकरण है वो भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक प्लेस है और न सिर्फ रसिया के हित जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं बल्कि अमेरिका के भी। तो दो महाशक्तियों का जो इंटरेस्ट एरिया है उसके बीच में पड़ता है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो जियोपॉलिटिकल रूप से जो है इन दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए भी बढ़ जाता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए अपने इंडस्ट्रियल बेस को मॉडर्नाइज कर सके तो नॉर्थ कोरिया भी अपने ग्लोबल वैल्यू मजबूत कर सकता है और साउथ कोरिया तो कर ही रहा है और इंडिया के साथ एंगेजमेंट जो है वो बढ़े तो इससे नॉर्थ कोरिया और भारत के बीच में जो चैलेंजेस हैं वो कम हो सकता है कन्फ्लिक्ट हुई। क्योंकि किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट अगर कोरियन पेनिनसुला में होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इस तरह से ट्रेड रूट्स जो हैं बिल्कुल बाधित हो जाएंगे अगर दोनों देशों के बीच में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जिस तरह से नॉर्थ कोरिया हमेशा जो है वो कुछ न कुछ चेतावनी क्रिएट करता है तो उससे जो है हमेशा एक खतरे का संदेह बना रहता है कि यहाँ पर स्थिति कभी भी तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन भारत बहुत ही डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों पर नज़र रख रहा है। विश्वगुरु के तौर पे भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है और दोनों देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश की है। बल्कि कहीं भी युद्ध की स्थिति होने पर इंडिया ने बीच बचाव करने के लिए समझौता करने के लिए माध्यम के रूप में भी कार्य किया है और होपफुली इसमें एक शांतिपूर्ण समाधान हो और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो है जो भी कन्फ्लिक्ट है वो सुलझ जाए। यही इंडिया की तरफ से भी कोशिश रहती है।